हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। 23 और 24 जून के करंट अफेयर आज हम देखने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होने वाले हैं। डिटेल में चर्चा करेंगे। जो न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। साथ ही साथ में हम कुछ बैंकिंग अवेयरनेस और स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस भी देखेंगे। और आपको अगर ये वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो बिना लाइक किए हुए सेशन को आगे मत बढ़िएगा। और इसी तरह और वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। वहाँ पे आपको सारे जो वीडियोज़ हैं उनकी पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। सबसे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि मैंने पिछले क्लास में आप सभी से पूछा था कि एक्सरसाइज सूर्य किरण जो है वो भारत और किसके किसके बीच में होती है। तो देखिए, इतने सारे बच्चों ने जवाब दिया था। इस बच्चे का जवाब सही नहीं है। इसका सही जवाब बाकी बच्चों ने सही दिया हुआ है कि ये इंडिया और नेपाल के बीच होने वाली एक एनुअल ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। तो सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। मिलिट्री एक्सरसाइज से क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में हर साल पूछे ही जाते हैं, तो ये बेहतर होगा कि आपको मिलिट्री एक्सरसाइज जितनी भी होती हैं सबके बारे में पता होना चाहिए, चाहे वो आर्मी से रिलेटेड हो, चाहे एयरफोर्स से रिलेटेड हो, चाहे नेवी से रिलेटेड हो। तो ये आप पता करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये सवाल एक पक्का आपको एक नंबर दिला देगा। अब बात करते हैं आज के करंट अफेयर की। तो पहला सवाल क्या है, आरबीआई ने किसके साथ हाथ मिलाया है, किसके लिए, टू होस्ट प्रेस्टिजियस हार्बिंगर 2024 हैकाथॉन। इसके बारे में डिटेल से मैंने आपको इससे पिछले जो करंट अफेयर है उनमें बता रखा है, इसलिए कहता हूँ कि सारे करंट अफेयर को लगातार देखेंगे तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ये हार्बिंगर है क्या, क्यों किया जा रहा है, वो सारी चीज़ें। तो एक तरह का ये हैकाथॉन है। अब इस हैकाथॉन को करने के लिए समझ सकते हैं एक डिजिटल इनिशिएटिव है, तो इसको करने के लिए एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होगी जहाँ पर ये हैकाथॉन हो पाएगा, जहाँ पर जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं पार्टिसिपेट कर पाएंगे, रजिस्टर कर पाएंगे और जो भी अपने सॉल्यूशंस है प्रोवाइड कर पाएंगे। तो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए जिसके लिए आरबीआई ने एपिक्स के साथ हाथ मिलाया है। बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। अगर हम बात करें एपिक्स की, तो ये आरबीआई के साथ मिल करके हार्बिंगर 2024 को आयोजित कर रहा है। और यहाँ पर बात करें इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस एक्सचेंज इसकी क्या है, फुल फॉर्म है। मैंने आपको पिछले भी जो मैंने कहा था हार्बिंगर के बारे में पहले बता चुके हैं। तो हार्बिंगर की इस बार की दो थीम है। थीम 1 क्या है, जीरो फाइनेंशियल फ्रॉड, और थीम 2 क्या है, बीइंग दिव्यांग फ्रेंडली। इन दो थीमों पे हैकाथॉन आयोजित हुआ था। कब से कब हुआ था, ये 19 जून को हैकाथॉन ख़त्म हो गया है। 7 जून से ये स्टार्ट हुआ था। 7 से 19 जून को यह हैकाथॉन ख़त्म हो चुका है। मतलब रजिस्टर जिसको करना था वो कर चुका है, अब तो कोई नहीं कर सकता है। बाकी इसको लेकर के क्या रिजल्ट आते हैं वो आने वाले समय में पता चलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, मनोज जैन को कहाँ का चेयरमैन और एमडी बनाया गया है। हमेशा याद रखिएगा, जितनी भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनीज़ हैं, पीएसबीज़ हैं, या फिर जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके जो एमडी सीईओज़ हैं वही पूछे जाते हैं। छोटी छोटी कंपनियों के एमडी सीईओ या फिर बड़ी जो पीएसयूज़ हैं उनके अंतर्गत जो आने वाले छोटे मोटे पद होते हैं, मतलब ऐसे छोटे मोटे पद नहीं होते, लेकिन जैसे अगर किसी को मान लीजिए किसी एक खास ब्रांच का हेड बना दिया गया, किसी को खास जगह का डायरेक्टर बना दिया, तो ये सब सवाल नहीं पूछे जाते हैं। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसका क्या सही जवाब है, बेल, BEL। ध्यान रखिएगा, बेल एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट की, बेल अलग है, BEL कहा जाता है इसे। सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। ये ऑर्गेनाइजेशन है क्या, तो अगर हम बात करें फुल फॉर्म है इसकी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ये एक गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कंपनी है। किस क्षेत्र में काम करती है, तो नाम से स्पष्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी है। तो ये एरोस्पेस और डिफेंस जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं उनको बनाने का काम करती है, जैसे रडार हो गया, सुनार हो गया, या फिर एरोस्पेस रिलेटेड जितने भी तरह के उपकरण हैं वो ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने का काम करती है। लिखा हुआ है कि इसको नवरत्न का स्टेटस दिया गया है। मतलब हमारे भारत में जो भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं उनको 3 कैटेगरीज में यूजली बांटा जाता है। एक होती है महारत्न कंपनी, एक होती है नवरत्न कंपनी, और एक है मिनी रत्न कंपनी। तो इसमें अलग अलग कंपनियां आती हैं। अब ये जो लिस्ट है कोई फिक्स लिस्ट नहीं है, इसमें कंपनियां ऐड होती रहती हैं, फिर निकल भी सकती हैं। तो ये 3 तरह की कंपनियां हैं। तो ये जो BEL है ये किस में आती है, नवरत्न का स्टेटस इसे प्राप्त है। 1954 में एक आपकी इस्टेब्लिश हुई थी। और अगर हम बात करें इस नवरत्न स्टेटस की कि भाई किसे नवरत्न स्टेटस दिया जाएगा, क्या जितनी भी सरकारी कंपनियां सबको दे दिया जाएगा, नहीं। नवरत्न स्टेटस के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि एक तो पहली बात तो मिनी रत्न वो PSU होनी चाहिए, तभी वो नवरत्न में आ सकती है, डायरेक्टली नवरत्न में नहीं आ सकती। तो इसमें और उसके साथ ये भी है कि उसका जो नेट प्रॉफिट है वो 5000 करोड़ से ज़्यादा का रहे 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स। अब आप समझ रहे हैं कि सिर्फ सरकारी कंपनी होना पर्याप्त नहीं है इसके लिए,
ये एक अच्छी परफॉर्मिंग पब्लिक सेक्टर कंपनी होनी चाहिए। तो मतलब 5,000 करोड़ से ज़्यादा का उसका प्रॉफिट होना चाहिए, केवल प्रॉफिट। कब? लगातार 3 साल तक, तभी कंसीडर किया जाएगा। एंड मेंटेन एन एवरेज एनुअल टर्नओवर ऑफ ₹25,000 करोड़ फॉर 3 ईयर्स, और उसके साथ 25,000 करोड़ का उसका एनुअल टर्नओवर होना चाहिए, एवरेज एनुअल टर्नओवर होना चाहिए 3 साल में के लिए। या फिर अगर ये नहीं मेंटेन हो रहा है तो लिखा है हैव एन एनुअल एवरेज नेट वर्थ ऑफ ₹15,000 करोड़ फॉर 3 ईयर्स। तो ये कंडीशंस हैं, अगर ये मेट होती हैं तो कंपनी को मिनी रत्न से फिर नवरत्न की कैटेगरी दी जाती है। इसी तरह नवरत्न से आगे फिर महारत्न के लिए अलग एलिजिबिलिटी होती है। किसी दिन उसकी भी बात करेंगे जब कोई ऐसी कंपनी की बात होगी जिसमें जैसे गेल हो गई, तो वहाँ पे महारत्न कंपनी है, तो उसके बारे में बात करेंगे। लिखा गया है कि नवरत्न कंपनी होने का मतलब क्या होता है। मान लीजिए किसी कंपनी को नवरत्न कह दिया गया तो उसका मतलब क्या होगा। अब ये भी ध्यान रखिएगा, नवरत्न कंपनी कहने का मतलब आप ये मत समझिएगा कि इसमें केवल 9 ही कंपनियाँ होंगी। जैसे वर्तमान समय में इसमें 16 कंपनियाँ हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, तो ये लिस्ट कभी 14 हो गई, कभी 16 हो गई, ज़्यादा भी हो सकती है। लेकिन नवरत्न कंपनी का मतलब ये हो गया कि उसको बहुत तरह की फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं, मतलब एक थोड़ा आज़ादी मिल जाती है। ये देखती है गवर्नमेंट की अच्छा काम कर रहे हैं तो इनके ऊपर इतना ज़्यादा प्रतिबंध लगा करके अच्छा रखना सही नहीं होता है। तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ में से एक जो एग्ज़ाम में कई बार पूछी जाती है वो ये होता है कि इस तरह की जो कंपनियाँ होती हैं वो 1,000 करोड़ रुपए तक का जो इन्वेस्टमेंट है वो कर सकती हैं बिना गवर्नमेंट की अप्रूवल लिए हुए। सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछने की जरूरत नहीं, 1,000 करोड़ रुपए तक का वो इन्वेस्ट अपने स्वेच्छा से या फिर जो उनका बोर्ड है उसकी स्वेच्छा से कर सकती हैं। उससे ज़्यादा का होता है तो उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन की नीड होती है, तभी कर सकते हैं। तो इस तरह की कुछ आज़ादी नवरत्न कंपनियों को मिलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यही सारी बातें हिंदी में यहाँ पे बताई गई, सब कुछ आपको हिंदी में भी मिलेगा, देख लीजिएगा बस स्लाइड पलट के। गवर्नमेंट ने मोनेटाइज किए हैं एसेट वर्थ $1,00,000 करोड़ अंडर नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन इन 2023-24। 2023-24 में गवर्नमेंट ने कितने लाख करोड़ के जो एसेट हैं उनको नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, ये जो प्रोग्राम है इसके तहत मोनेटाइज किया हुआ है। तो इसका सही जवाब है ए वाला, 1.56 लाख करोड़ रुपए के एसेट मोनेटाइज किए हैं। अभी जो एसेट होते हैं ना, इनको कहा जाता है ब्राउन फील्ड एसेट। अब इसका मतलब क्या होता है ब्राउन फील्ड एसेट का, वो भी हम समझेंगे। ये प्रोग्राम क्या है वो भी हम समझते हैं। तो अगर हम बात करें नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन की, तो ये एक इंडियन गवर्नमेंट का प्लान है टू अनलॉक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लॉन्च्ड इन 2021-2022। मतलब ये जो प्रोजेक्ट ये लॉन्च्ड का मतलब प्रोजेक्ट लॉन्च्ड का मतलब नहीं है, मतलब एनएमपी जो है वो लॉन्च हुआ है कब, 2021-22 में। 2021 में लॉन्च किया गया था। कितने सालों के लिए? 4 सालों के लिए। टाइमलाइन यहाँ पे लिखिए, आगे हम बात करेंगे। सबसे बात पहले इसको समझते हैं। तो ऐसे समझिए कि गवर्नमेंट के पास ना इतने सारे डिपार्टमेंट्स हैं और गवर्नमेंट्स के पास बहुत तरह के एसेट्स होते हैं। एसेट्स का मतलब कंपनियां हो गई, लैंड्स हो गए, रोड हो गया, बहुत सारे तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं। कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे होते हैं जो इस समय गवर्नमेंट को मुनाफा नहीं करवा के दे रहे हैं, या फिर गवर्नमेंट का पैसा उसमें फंसा हुआ है, वो गवर्नमेंट उसे यूटिलाइज़ नहीं कर पा रही है। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है कि ऐसे एसेट्स को प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए ओपन करे कि भाई कोई प्राइवेट कंपनी है, आप उससे काम पे ले लीजिए, है ना, गवर्नमेंट को इतना पैसा दीजिए, आप उससे काम पे लीज़ पे ले लीजिए। बेच नहीं रही है, लीज़ पे दे रही है कि आप उसका काम ले सकते हैं अगर आपके काम की चीज़ है तो इस तरह गवर्नमेंट क्या कर रही, वो जो बंद पड़े हुए प्रोजेक्ट्स से हैं या बंद पड़े हुए या फिर बहुत ही लीस्ट परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, उनसे गवर्नमेंट पैसा कमा रही है। उसी के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ था, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। किसके द्वारा? नीति आयोग। याद रखिएगा, नीति आयोग की सिफारिश वजह से लॉन्च किया गया था। इसका गोल मैंने बता दिया, अट्रैक्ट प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन टू रेज फंड्स फॉर न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। मतलब वो उसे ले करके उसे रीडेवलप करे उस प्रोजेक्ट को, फिर से उससे कुछ और चीज़ें बनाएं, तो उसके लिए होता है। मेथड मैंने बताया कि लीज आउट एग्जिस्टिंग ऑपरेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट, रोड, रेलवेज, पावर ग्रिड्स ETC टू प्राइवेट कंपनीज फॉर सर्टेन पीरियड। ओके, बेचा नहीं जा रहा, लीज दिया जा रहा है। पाइपलाइन इसकी क्या है? तो ये जो इनिशियल एनएमपी की पाइपलाइन है, जिसे अभी तक तो बदला नहीं गया है, वो 2022 से 2025 तक की थी। 4 साल के लिए इसको रखा गया था और अभी जो 2023-24 का आंकड़ा है वो आया है। तो इस समय जो टारगेट था 2023-24 का मोनेटाइजेशन का, कि मोनेटाइज करके कितना पैसा लाएंगे, 1.8 लाख करोड़ था। तो उससे कम ही मोनेटाइज किया गया है, मतलब 1.56 लाख करोड़ ही मोनेटाइज कर पाए हैं
टारगेट था 1.8 लाख करोड़ का। और इन 4 सालों में गवर्नमेंट का जो टारगेट था कि वो लगभग 6 लाख करोड़ रुपए $, 80 बिलियन के जो एसेट हैं उसको लीज आउट करेंगे और उनसे पैसा कमाएंगे। तो ये टारगेट भी अभी पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा है। अगर हम बात करें इसमें मिनिस्ट्री वाइज, तो आप इसे देख सकते हैं, मैं इसे एक्सप्लेन क्या करूंगा कि मिनिस्ट्री वाइज अगर आप देखेंगे कि एनएमपी के तहत कितने हज़ार करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट यहाँ पे डाले गए हैं, मोनेटाइज किए गए, तो वो पूरी लिस्ट यहाँ पे आपको दी गई है। अब बात करते हैं, जैसा मैंने कहा कि ये जो एसेट्स हैं इनको ब्राउन फील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कहा जाता है। तो ब्राउन फील्ड का मतलब वर्ल्ड बैंक की परिभाषा ये है, ध्यान रखिएगा, ये वर्ल्ड बैंक की परिभाषा है। वो वर्ल्ड बैंक की परिभाषा क्या कहती है कि ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट जो हैं उसका मतलब होता है टेकिंग ओवर एन एग्जिस्टिंग एसेट दैट नीड्स टू बी रीफर्बिश्ड, रीडेवलप्ड, एक्सपेंडेड एंड गेटिंग द एसेट इनटू द स्पेसिफाइड कंडीशन ओवर एन इनिशियल डेवलपमेंट पीरियड। कि मतलब किसी एसेट को टेक ओवर करना और वो काम कर रहा है, चाहे अच्छा कर रहा है बुरा कर रहा है, उसे रीफर्बिश करना, रीडेवलप करना या फिर एक्सपेंड करना, और उसके बाद फिर उससे पैसा प्राप्त होने लगे, जो भी उसे लेगा प्राइवेट एंटिटी लेगी, तो वो होता है ब्राउन फील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कहा जाता है उन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये सारी चीज़ें हिंदी में आपको मिलेंगी। अकॉर्डिंग टू एनालिसिस बेस्ड ऑन ओएजी डेटा, इंडिया इज डैश लार्जेस्ट डोमेस्टिक एयरलाइन मार्केट इन द वर्ल्ड। तो एक नया जो डेटा आया हुआ है, इसके अनुसार पहले इंडिया की जो रैंक थी, मतलब जो पास्ट रैंक थी 2023 की अगर बात करें तो वो थी 5th। अभी जो रैंक नई आई है वो क्या है, 3rd, कि इंडिया तीसरा सबसे बड़ा डोमेस्टिक एयरलाइन मार्केट बन चुका है ना। लेकिन अगर हम बात करेंगे, अभी मैं फर्स्ट और सेकंड की बात करूंगा, तो आप देखेंगे कितना अंतर है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में। फिलहाल इंडिया की रैंक तो जंप हो गई 5वें से तीसरे पे, ये भी अच्छी बात है। तो अगर हम डोमेस्टिक एयरलाइन कैपेसिटी की बात करें तो नंबर 1 पे कौन है, यूएस, कितने से, 86.1 मिलियन से। चाइना की अगर बात करें सेकंड नंबर पे है 67.8 मिलियन से, और इंडिया जो 3rd पे है उसका जो डोमेस्टिक एयरलाइन कैपेसिटी वो कितनी है, 15.5 मिलियन, तीसरे पे है। लेकिन अगर आप चाइना से भी देखेंगे तो कितना ज़्यादा पीछे है। मतलब हमें अपने डोमेस्टिक एयरलाइन कैपेसिटी को इम्प्रूव करने पे और ध्यान देना होगा। अब धीरे धीरे सरकार जैसे बहुत सारे नए एयरपोर्ट्स खोल रही है, तो ये इसीलिए वजह से चीज़ें सुधर रही हैं। अभी ये और ज़्यादा हो जाएगा और थोड़ा फेयर में जब कमी लाई जाएगी, रेलवे और जो एयरप्लेन है उनका जो फेयर होगा वो जब कॉम्पिटिटिव होगा, कम होगा, दोनों आसानी से लोग चूज़ कर सकते हैं कि कम समय में पहुंचने के लिए अगर मुझे 500 रुपये ज़्यादा देना पड़ा तो मैं दे सकता हूं, ऐसा करके तो ये क्षमता और बढ़ेगी। जैसे यूएसए वगैरह में ही है, तो लोग इंटरसिटी ट्रेवल करने के लिए ट्रेन की जगह एयरप्लेन ज़्यादा पसंद करते हैं, या फिर एयरप्लेन से अगर वो नहीं जाते हैं तो अपनी 2-4 पहिया से चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़े बड़े बहुत अच्छे जो हाईवेज़ हैं वो बने हुए हैं, लोग अपनी 4 पहिया से ही चले जाते हैं, है ना। तो इसी तरह इंडिया में भी कुछ चलन लाना होगा और एयरवेज़ को बढ़ाना है। तो लिखा गया, अकॉर्डिंग टू आस्क प्राइवेट वेल्थ हुरून इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024। ये एक हुरून आपने लिस्ट देखी होगी, बहुत सारे ये इंडेक्स निकालता रहता है, तो उसी का एक इंडेक्स है फ्यूचर यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024। इंडिया में कितने यूनिकॉर्न्स हैं वर्तमान समय में 2024 के रिपोर्ट में, तो इंडिया में डी वाला ऑप्शन करेक्ट है, 67 यूनिकॉर्न्स कंपनीज़ हैं। यूनिकॉर्न का मतलब वो मिथिकल प्राणी से नहीं है, एक सिंग वाले कह सकते हैं, घोड़े से नहीं है, बल्कि यूनिकॉर्न का मतलब यहाँ पे स्टार्टअप से होता है। अब यूनिकॉर्न क्या होता है, यहाँ पे यूनिकॉर्न के साथ साथ गज़ल्स और चीता की भी बात होती है। भाई ये किन्हें कहते हैं कंपनी को, सारी चीज़ हम समझते हैं। सबसे पहले तो अगर हम बात करें कि इंडिया में इस समय 67 यूनिकॉर्न, 46 गज़ल्स और 106 चीताज़ हैं। मतलब ये स्टार्टअप्स की बात हो रही है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये स्टार्टअप्स की बात हो रही है, नहीं कोई रट के चला जाएगा अच्छा भारत में 106 चीताज़ हैं। अभी तो सर आपने बताया था पिछली वीडियो में कि 26 चीताज़ हैं इंडिया में, है ना, तो ये कन्फ्यूजन होता है, स्टार्टअप्स कंपनीज़ की बात हो रही है। और इस बार की जो रिपोर्ट है उसमें खास बात क्या है कि इस बार की जो रिपोर्ट है उसमें 50 स्टार्टअप्स ड्रॉप आउट हुए हैं हुरून की 2024 फ्यूचर यूनिकॉर्न के इंडेक्स से। मतलब ये जो स्टार्टअप्स हैं इनको निकाल दिया गया है इस लिस्ट से ही 50 से ज़्यादा। और ऐड कितने हुए हैं, 38, है ना, 38 ऐड हुए हैं नए, 50 निकल गए हैं। अगर हम बात करें ये जो मैंने आपको बताया यूनिकॉर्न, गज़ल और चीता का मतलब क्या है, तो यूनिकॉर्न कंपनी उस स्टार्टअप को कहते हैं जो 2000 के बाद जो फाउंडेड हुआ है, 2000 के बाद जिसकी स्थापना हुई है, और उसकी मार्केट जो वैल्यूएशन है वो कितनी है, $1 बिलियन की है। 1 बिलियन से ज़्यादा की उसकी वैल्यूएशन है, तो यूनिकॉर्न कहलाता है। अगर हम बात करें गज़ल की, तो ये क्या होता है, इनकी जो वैल्यूएशन है वो
500 मिलियन से लेकर के 1 बिलियन डॉलर के बीच में होती है। 1 बिलियन हो जाएगा तो यूनिकॉर्न हो जाएगा, 500 से 1 बिलियन के बीच में है वैल्यूएशन तो गज़ल होंगे। और इनके जो पोटेंशियल है कि वो यूनिकॉर्न बन सकती हैं अगले 3 साल तक, मतलब अगले आने वाले 3 साल में ये 1 बिलियन डॉलर को क्रॉस कर देंगी, तो उन कंपनियों को गज़ल्स में रखा जाता है। वहीं अगर बात करें चीता की, तो इनकी जो वैल्यूएशन है वो 200 मिलियन डॉलर से 500 मिलियन डॉलर के बीच में होती है। और ये उम्मीद करी जा रही होती है कि आने वाले 5 सालों में ये यूनिकॉर्न बन जाएंगे, तो उन्हें चीता कहा जाता है ना। तो ये 3 प्रकार हैं। ज़्यादातर बच्चे केवल इस पहले प्रकार के बारे में ही जानते हैं, यूनिकॉर्न के, इन 2 के बारे में नहीं जानते हैं, तो जान करके रखिए। अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल भी इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम के लिहाज से, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, सबके लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखा द आइबेरियन लिंक्स हैज़ रीबाउंडेड फ्रॉम इंडेंजर टू डैश इन अ न्यू स्टडी बाई IUCN। IUCN का नाम सबने सुन रखा है। IUCN की रेड लिस्ट क्या है उसको लेकर के सवाल पूछे जाते हैं, बात करेंगे अभी। तो IUCN की जो लिस्ट है उसमें आइबेरियन लिंक्स जो है इसको इंडेंजर्ड से अब किस में डाल दिया गया, वनरेबल से। ए वाला ऑप्शन इसका क्या है, सही। मतलब ये पहले इंडेंजर्ड थी लेकिन कंजर्वेशन के प्रयास अच्छे हुए, जिसकी वजह से अब इसकी जो रैंकिंग घटा करके वल्नरेबल कर दी गई है। मतलब ये इसके लिए अच्छी बात है, मतलब इनकी तादाद बढ़ गई है पहले की तुलना में। पहले इंडेंजर्ड थी, ख़त्म होने की कगार वाली, लेकिन अब ये ठीक तादाद में हो गई हैं। IUCN की रेड लिस्ट के बारे में आप सभी लोगों को पता होगा। इसमें अलग अलग कैटेगरीज़ में जो भी जीव जंतु, जानवर, पेड़ पौधे, फंगी होते हैं उन्हें कैटेगराइज किया जाता है उनकी मात्रा के अनुसार, मतलब कितनी मात्रा में या कितने नंबर में वो धरती पे अवेलेबल हैं, और उसके आधार पे अलग अलग कैटेगरीज़ हैं। कैटेगरीज़ को समझ लेते हैं हम। सबसे पहले बात कर लेते हैं IUCN की। 1964 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था, रेड लिस्ट को बनाया गया था किसके द्वारा, IUCN, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर्स। अब इसकी जो रेड लिस्ट आती है, नाम से स्पष्ट है, इसमें जो थ्रेटेंड स्पीसीज हैं हैज़ इवॉल्व टू बिकम द वर्ल्ड मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन सोर्स ऑन द ग्लोबल कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ एनिमल, फंगी एंड प्लांट स्पीशीज़। कि इसके द्वारा कह सकते हैं सबसे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव, सबसे ज़्यादा विश्वसनीय ये एक लिस्ट बनी है, जिसके अनुसार हम ये बता सकते हैं कि हमारी धरती पे कौन सा एनिमल, फंगी, प्लांट है, उसकी स्टेटस क्या है, कितने मात्रा में उपलब्ध है, ख़त्म होने वाला, इंडेंजर्ड है, ख़त्म हो चुका है, सब कुछ इस लिस्ट में होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द IUCN रेड लिस्ट इज़ अ क्रिटिकल इंडिकेटर ऑफ अ हेल्थ ऑफ अ वर्ल्ड्स बायोडाइवर्सिटी, कि इससे पता चलेगा कि बायोडाइवर्सिटी पूरे वर्ल्ड की कैसी है। अब इसमें देखिए अलग अलग कैटेगरीज है। पहला है डेटा डेफिशिएंट्स। डेटा डेफिशिएंट का मतलब होगा कि ऐसे जीव जंतु, प्राणी या फिर फंगी जिनके बारे में इनफ डेटा नहीं है और उस वजह से हम उनके रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन को एसेस नहीं कर सकते हैं कि उनकी वर्तमान में स्थिति क्या है, तो वो क्या होंगे, डेटा डेफिशिएंट होंगे। फिर आती है लिस्ट लीस्ट कंसर्न की। लीस्ट कंसर्न का मतलब सबसे कम रिस्क है इनके ऊपर, इनकी जो संख्या है वाइड स्प्रेड है और अबंडेंट पॉपुलेशन इनकी है, तो वो लीस्ट कंसर्न में होगा। फिर है नियर थ्रेटेंड, है ना। अब ये ध्यान रखिएगा कि ये क्या है, यहाँ से लिस्ट ऐसे बढ़ेगी और ये क्या होगा, सबसे ज़्यादा एक्सटिंक्ट का मतलब ख़त्म हो गए, इस तरीके से लिस्ट बढ़ेगी। मतलब लाइकली टू बिकम इंडेंजर्ड सून, मतलब इनकी जो पॉपुलेशन है वो कम हो गई है और ऐसे ही अगर चलता रहा तो ये इंडेंजर्ड की लिस्ट में पहुंच जाएंगी। फिर आती हैं वल्नरेबल, जिसमें ये प्रजाति रखी गई है, ये हाई रिस्क होती है, हाई रिस्क ऑफ इंडेंजरमेंट इन द वाइल्ड, मतलब नियर थ्रेटेंड से ज़्यादा इसके ऊपर रिस्क होता है, मतलब इनकी पॉपुलेशन नियर थ्रेटेंड से भी कम हो गई। और फिर अगर इंडेंजर्ड हो गया मतलब हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन द वाइल्ड, मतलब वो जंगल से अब ख़त्म ही होने वाले हैं, मतलब अगर ऐसे ही चलता रहा तो कुछ सालों में वो ख़त्म हो जाएंगे, उनका अस्तित्व तो नहीं बचेगा। फिर आते हैं क्रिटिकली इंडेंजर्ड, मतलब एक्सट्रीमली हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन द वाइल्ड, मतलब बहुत ही कम तादाद में कोई जानवर है या प्लांट है, फंगी है, वो रह गया है, अब वो ख़त्म ही हो जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है अगर कोई और प्रयास नहीं किए गए। फिर लिखा है एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड। एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड का मतलब नोन ओनली टू सर्वाइव इन कैप्टिविटी और एज अ नेचुरलाइज्ड पॉपुलेशन आउटसाइड इट्स हिस्टोरिक रेंज। कई बार ऐसा देखा जाता है ना, आपने न्यूज़ पढ़ी होगी, कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो बहुत सालों के बाद, मतलब 50 सालों के बाद देखे जाते हैं, जिनको ये मान लिया गया था कि वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, लेकिन वो कहीं कैप्टिविटी में रह रहे होते हैं, जहाँ पे उनकी नेचुरल हैबिटेट थी वहाँ से वो चले गए होते हैं और ये मान लिया जाता है वो ख़त्म हो, तो वो एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड कहा जाता है उन्हें। और फिर आता है एक्सटिंक्ट, मतलब नो नोन लिविंग इंडिविजुअल्स रिमेन, कि अगर किसी भी जानवर को हमने या फंगी प्लांट को हमने एक्सटिंक्ट में रख दिया
तो मतलब वो अब धरती पे मौजूद नहीं है ना। तो ये पूरी यहाँ पे इसके टैक्सॉन होते हैं, आप कह सकते हैं लेबलिंग होती है अलग अलग, और इन सब का मतलब क्या होता है वो आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। लिखा हुआ है इंडिया रैंक डैश इन द वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रैंकिंग इन 2023। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आपके लिए हो सकती है, खास तौर पे बैंक के स्टूडेंट के लिए। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट पब्लिश्ड बाई अंकटाड। अब इसको लेकर के भी ना इसका फुल फॉर्म जो है ये बदल चुका है। अब जो बच्चों को पुराना फुल फॉर्म याद होगा तो उनको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। तो इंडिया की सबसे पहले रैंकिंग की बात करते हैं। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रैंकिंग में इंडिया कौन सी रैंकिंग प्राप्त है, किसमें? अब ये भी मैं यहाँ पे लिख दूँ कि ये मैं बात कर रहा हूँ किसकी, FDI इनफ्लो की बात कर रहा हूँ। FDI इनफ्लो में इंडिया की रैंकिंग कितनी हो चुकी है, 15वीं रैंकिंग। अब आपको ये भी जानना होगा कि ये रैंकिंग अच्छी है या फिर बुरी है। इस साल की जो रैंकिंग है मतलब 2024 में रिलीज हुई, 2023 का डेटा है। तो 2023 में जो 2023 की रैंकिंग जो आई है इसमें इंडिया की रैंक 7 स्थान नीचे गिर चुकी है और अब 15वें स्थान पे है। मतलब 2023 की बात करें, 2023 में जो रैंकिंग आई थी उसमें इंडिया 8वें स्थान पे था। अब जो रैंकिंग आई उसमें इंडिया 15वें स्थान पे है। 2024 की जो रैंकिंग है उसकी बात हो रही है। तो ये इनफ्लो कम होने का मतलब ये है कि भारत में जो इन्वेस्टमेंट है विदेशियों का वो कम हो रहा है। FDI का इनफ्लो कम हो रहा है। FDI की फुल फॉर्म क्या होती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसी में एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आपको पता होगा तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। FII भी एक टर्म होता है FDI से रिलेटेड ही। अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके बताइएगा इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो अगर हम बात करें इंडिया का जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है इनफ्लो, वो पिछले साल 43% कम हो गया। सोचिए अब $28 बिलियन पे है पिछले साल से, है ना, देखा जा रहा है। तो चिंताजनक बात है, क्योंकि जितना FDI बढ़ता है देश का जो इकॉनमी होती है उतनी बढ़ने की उसकी उम्मीद रहती है। ग्रोथ जहाँ पे ज़्यादा होता है जिस कंट्री में, वहीं पर विदेशी लोग भी आकर के पैसा लगाते हैं, है ना, ऐसा उम्मीद करी जाए। लेकिन अब हो सकता है 2024 में और बढ़े। इंडेक्स को टॉप किसने किया है, यूनाइटेड स्टेट्स ने टॉप किया है, फिर चाइना आता है, फिर सिंगापुर, फिर आता है हांगकांग। मतलब चाइना में भी FDI इनफ्लो अच्छा खासा है। यूनाइटेड स्टेट्स में तो $300 बिलियन के पार का इनफ्लो है। अगर हम बात करें FDI आउटफ्लो की, मतलब इंडिया से बाहर पैसा अगर लगाया जा रहा है, तो उसमें रैंकिंग भारत की इम्प्रूव हुई है। 2023 में 23वें स्थान पे था और 20वें स्थान पे इस साल है भारत। 2024 की अगर मैं बात करूं तो 20वें स्थान पे है। और इनफ्लो में भी अगर हम बात करें तो इंडिया का जो ज़्यादातर जो FDI आया है वो कहाँ पे आया है, वो आया है ग्रीन फील्ड के जो प्रोजेक्ट हैं उसमें, है ना। तो और इंटरनेशनल डील्स जो हैं उसमें इनफ्लो ज़्यादा आया हुआ। ग्रीन फील्ड मतलब जो रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उसको लेकर के यहाँ पे इनफ्लो ज़्यादा देखने को मिला है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अच्छा अंकटाड की बात कर लेते हैं। ये है क्या, जैसा मैंने आपको बताया कि इसका फुल फॉर्म बदल चुका है। इसका पहले फुल फॉर्म क्या था, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। अब इसका फुल फॉर्म हो चुका है UN ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसको रीब्रांड करा गया है 2024 में, मतलब हाल ही में से रीब्रांड किया गया है। तो अगर पुरानी फुल फॉर्म आप लिखेंगे तो गलती भी हो सकती है। लेकिन अगर एग्जाम में UN ट्रेड एंड डेवलपमेंट नहीं लिखा हुआ है और पुरानी फुल फॉर्म में लिखी हो तो उसी को टिक करिएगा। लेकिन अगर UN ट्रेड एंड डेवलपमेंट लिखा है उसके साथ साथ यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट लिखा है, आपने अगर दूसरा कॉन्फ्रेंस वाला ऑप्शन चूज़ किया इसका मतलब आप फंस जाएंगे। इसका फॉर्मेशन हुआ था 30 दिसंबर 1964 को। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है, जेनेवा में है, याद रखने वाली बात है। इसकी हेड कौन है, रेबेका ग्रिस्पेन इसकी क्या है, हेड है। इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, इसको इस्टेब्लिश क्यों किया गया है, तो ये जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है ना उन्हीं के लिए इस्टेब्लिश किया गया है, टू फॉर्मुलेट पॉलिसीज रिलेटिंग टू ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट इंक्लूडिंग ट्रेड, एड, ट्रांसपोर्ट, फाइनेंस, टेक्नोलॉजी फॉर डेवलपिंग कंट्रीज़। मतलब डेवलपिंग कंट्रीज़ का जो ट्रांसपोर्ट है या फिर जो ट्रेड है बाकी देशों में बहुत अच्छे तरीके से चल सके, उसके लिए इसको इस्टेब्लिश किया गया। वर्तमान समय में 195 मेंबर कंट्रीज़ हैं इसमें, इंडिया तो हो गई। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे दो न्यूज हैं, वन लाइन में हम इसको कवर करते हैं। भारत पे ने एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करी है इन्वेस्ट इंडिया के साथ, किसके लिए, टू प्रमोट डिजिटल फाइनेंस इंक्लूजन एंड डिजिटल फाइनेंशियल लिटरेसी अक्रॉस ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, सेलर्स एंड बायर्स जो पूरा प्लेटफॉर्म है उसके लिए भारत पे ने ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करी। दूसरा है सोमालिया की, सोमालिया आपको पता होगा अफ्रीका का देश है, दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक। लिखा हुआ है सोमालिया की ऑल वुमेन न्यूज़ टीम बिलान, ये इसका नाम है, ध्यान रखिएगा,
ये जो बिलान न्यूज़ टीम है ये सोमालिया की है और ऑल वुमेन न्यूज़ टीम है, मतलब इसमें कोई मैन नहीं है। हैज़ वॉन द 2024 वन वर्ल्ड मीडिया प्रेस फ्रीडम अवार्ड। 2024 का ये जो प्रतिष्ठित अवार्ड है ये सोमालिया की इस न्यूज़ टीम को मिला है। तो कई सारे टैग पॉइंट्स की इसके की पॉइंट्स हो सकते हैं। सोमालिया की ये ऑल वुमेन न्यूज़ टीम है, नाम क्या है इसका, बिलान, और इसको ये अवार्ड दिया गया है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो काफ़ी चीज़ें हमने समझी है। अब बात करते हैं हम कुछ बैंकिंग अवेयरनेस की। तो आज का जो बैंकिंग अवेयरनेस का सेशन है वो हम रेपो रेट पे रखेंगे। बहुत सारे सवाल आते हैं रेपो रेट पे, कन्फ्यूजिंग भी होते हैं। देखते हैं पहला सवाल, लिखा हुआ कि प्राइमरी फंक्शन क्या होता है रेपो रेट का। कोई भी रेपो रेट है उसका प्राइमरी फंक्शन आखिर है क्या। लिखा टू डिटरमाइन द इंटरेस्ट रेट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट, क्या ये होता है क्या, बिल्कुल नहीं। टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ मनी इन द इकॉनमी, कि इकॉनमी में मनी का फ्लो कैसा हो रहा है, क्या ये होता है क्या, हो सकता है। टू रेगुलेट द स्टॉक मार्केट, क्या स्टॉक मार्केट को आरबीआई रेगुलेट करता है, बिल्कुल नहीं। टू सेट द एक्सचेंज रेट ऑफ इंडियन रुपी, ये नन ऑफ दीज ऑल ऑप्शन यहाँ पे नहीं। कह रहा है कि जो इंडियन रुपी है उसके एक्सचेंज रेट को तय किया जाता है क्या रेपो रेट से, बिल्कुल नहीं। क्या वाला ऑप्शन सही है इसका, बी वाला, कि रेपो रेट को इसीलिए रखा जाता है ताकि जो मनी फ्लो है या लिक्विडिटी है मार्केट की उसे कंट्रोल किया जा सके, कि मार्केट में कितना पैसा होना चाहिए। महंगाई को कम करना है तो रेपो रेट बढ़ा दो, महंगाई जो है बहुत ज़्यादा ऐसा को लग रही है, रेपो रेट को कम कर दो ताकि मार्केट में और पैसा आ जाए, जिससे लोगों के पास खरीदने की जो क्षमता है वो बढ़ जाए। तो ऐसे रेपो रेट होता है। तो रेपो रेट का वैसे मैं आपको मतलब समझा दूँ क्या होता है। रेपो रेट का मतलब ऐसा रेट जिससे आरबीआई से बैंक क्या लेते हैं, उधार लेते हैं। जब बैंक जो है आरबीआई से उधार लेंगे तो किस पे लेते हैं, रेपो रेट पे लेते हैं। तो रेपो रेट सिंपल सी बात है, मान लीजिए अभी रेपो रेट कितना है, लेट से फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 10% है। तो बैंक अगर लेकर के आएंगे 10% पे उधार, तो आपको जब लोन बांटेंगे तो वो कहेंगे हम 15% पे बांटेंगे, भाई 5% तो अपना भी रखेंगे। अब अगर ऐसा होगा तो क्या होगा कि मार्केट में जिसको भी लोन लेना 15% मिल रहा है। मैं एकदम जनरलाइज वे में बात कर रहा हूँ ताकि समझ में आ सके। अब अगर आरबीआई को ये लग रहा है कि मार्केट में महंगाई बढ़ रही है, मतलब बहुत पैसा हो रहा है, लोग चीज़ों के दाम को बढ़ा रहे हैं, तो वो क्या करेगी, रेपो रेट को कहेगी कि अब हम रेपो रेट 15% कर देंगे। रेपो रेट आरबीआई 15% करेगा तो बैंक कहेगा हम 20% पे अब देंगे। जब 20% 5% बढ़ जाएगा रेट, तो लोग क्या करेंगे, उधार लेना कम करेंगे। उधार लेना कम करेंगे, बिजनेस भी उधार लेना कम करेंगे, लोग भी उधार लेना कम करेंगे, तो मार्केट में जो पैसा है वो कम हो जाएगा। और जैसे ही पैसा कम होगा महंगाई कंट्रोल में हो जाएगी, क्योंकि महंगाई बढ़ती ही तभी है जब लोगों के पास पैसा ज़्यादा होता है ना। तो इसलिए ऐसा होता है। वहीं इसका उल्टा, मान लीजिए ऐसा है कि बाज़ार ऐसा चल रहा है कि लोग सामान खरीद नहीं पा रहे हैं, मार्केट में लिक्विडिटी बहुत कम है, लोगों के पास पैसा बहुत कम है, तो आरबीआई रेपो रेट को सस्ता कर देगा। रेपो रेट सस्ता होगा, लोन सस्ते होंगे, बिजनेस भी ज़्यादा पैसा लेंगे, आप भी ज़्यादा पैसा लेंगे, तो फिर से मार्केट में लिक्विडिटी आ जाएगी। इन सब चीज़ों को बैंकिंग अवेयरनेस का जो हमारा कोर्स है उसमें मैंने समझा रखा है बहुत अच्छे से। महंगाई क्या होती है, कैसे काम करते हो, सारी चीज़ें आपने अगर नहीं देखा है तो आप कोर्स को ले सकते हैं हमारी ऐप पे जा करके, बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में उपलब्ध है इस समय। तो आप अगर लेना चाहें तो उसका जो लिंक है ऐप का आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर बात करते हैं इसी से दूसरा क्वेश्चन, इन विच ऑफ दीज ट्रांजेक्शन डज द रेपो रेट कम इनटू प्ले। कह रहे हैं कि कौन से ट्रांजेक्शन में रेपो रेट आता है अस्तित्व में। लिखा है व्हेन अ बैंक ऑफर्स अ होम लोन टू कस्टमर, बैंक और कस्टमर से रेपो रेट का कोई लेना नहीं। व्हेन यू विड्रॉ कैश फ्रॉम एटीएम, बिल्कुल नहीं। व्हेन अ कॉमर्शियल बैंक बोरोज मनी फ्रॉम द आरबीआई, बिल्कुल सी और ऑप्शन ही क्या है, करेक्ट है। व्हेन गवर्नमेंट प्रिंट्स द न्यू करेंसी नोट्स, बिल्कुल नहीं। तो सी और ऑप्शन इसका क्या है, करेक्ट है। एक और सवाल है और वो सवाल मैं चाहूँगा कि आप इसे कमेंट करके बताएं। आसान सा सवाल है कि इसका जवाब क्या होगा कि वर्तमान समय में रेपो रेट क्या है जून 2024 में। क्यों, क्योंकि रेपो रेट एक बदलने वाली चीज़ है। हर 2 महीने पर आरबीआई की बैठक होती है और उस बैठक में रेपो रेट की क्या कंडीशन होगी, बढ़ाई जाएगी कम हो जाएगी, वो डिसाइड होती है। तो बहुत समय से रेपो रेट फिक्स चल रहा है, तो इस समय है क्या वो आपको बताना है, कमेंट करके मुझे बताइएगा ज़रूर। बाकी वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए, क्योंकि आपके लाइक से एक तो रीच बढ़ती है वीडियो की, मुझे भी लगता है कि इस तरह के और सेशन आपके लिए लेकर के आए जाएँ। इस तरह के वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, सभी लोगों को बाय।